नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। कभी सोचा है कि जैसे हम लोगों के परिवार होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, ठीक वैसे ही शब्दों के भी अपने परिवार होते हैं, उनका पूरा एक वंश वृक्ष होता है। तो आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही मजेदार हिस्से यानी परसर्गों की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर शब्दों की ये जड़ें होती कहाँ हैं। इस सफर में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, खास तौर पर हिंदी के एक खास शब्द परिवार के लिए, संबंध बोधक, जिन्हें हम परसर्ग या पोस्टपोजिशंस भी कहते हैं। तो हमारी ये खोज शुरू होती है व्युत्पत्ति से। मतलब हम ये देखेंगे कि ये हिंदी के परसर्ग आए कहाँ से हैं, इनकी जड़ें क्या हैं, और इसी आधार पर हम इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले ये परसर्ग या पोस्टपोजिशंस आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद आता है और वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका रिश्ता बताता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश में प्रेपोजिशंस होते हैं, बस एक फर्क है, प्रेपोजिशंस शब्द से पहले आते हैं और हमारे पोस्टपोजिशंस यानी परसर्ग शब्द के बाद। तो चलिए इस शब्द परिवार के वंश वृक्ष को देखना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर ये परिवार दो बड़ी शाखाओं में बंट जाता है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और ये दो शाखाएं हैं, मूल और यौगिक। आप मूल को समझिए, परिवार के सबसे पुराने सदस्य, हमारे पुरखे, जो एकदम मौलिक हैं, आधार हैं। और यौगिक वो हैं नई पीढ़ियां जो दूसरे शब्दों के साथ मिलकर यानी जुड़कर बनी हैं। तो चलिए सबसे पहले परिवार की सबसे पुरानी और सीधी सादी शाखा को जरा पास से देखते हैं, यानी मूल संबंध सूचक। ये हैं हमारे परसर्गों के पुरखे। इनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये किसी और शब्द से नहीं बने हैं, ये अपने आप में पूरे हैं। कह सकते हैं कि ये भाषा की नींव के पत्थर जैसे हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पूर्वक, बिना, पर्यंत, है ना? कितने सरल और सीधे शब्द हैं ये। वाक्य में आते हैं और बिना किसी झंझट के अपना काम यानी संबंध जोड़ने का काम कर देते हैं। अच्छा, अब बारी है परिवार के थोड़े, कह सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्स हिस्से की। ये हैं यौगिक संबंध सूचक, और इनकी कहानी, इनकी उत्पत्ति की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, ये जो परसर्ग है ना, ये अकेले नहीं आए। इनका जन्म हुआ है चार अलग अलग शब्द परिवारों के मेल से। कौन कौन से? संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। इन्हीं से मिलकर ये बने हैं। तो सबसे पहला स्रोत है संज्ञा। सोचकर देखिए, है ना कितनी कमाल की बात। एक शब्द जो किसी चीज का नाम है, वो धीरे धीरे बदलकर संबंध बताने वाला शब्द बन गया। उदाहरण के तौर पर देखिए, अपेक्षा, पलटे, लेखे, मार्फत, ये सारे शब्द कभी ना कभी संज्ञा हुआ करते थे, किसी चीज या किसी विचार का नाम थे। लेकिन भाषा के सफर में इन्होंने एक बिल्कुल नया रोल अपना लिया। अच्छा, तो सिर्फ संज्ञा ही नहीं, विशेषण यानी किसी चीज की क्वालिटी बताने वाले शब्द, वो भी अपना रूप बदल सकते हैं और परसर्ग बन सकते हैं। जरा इन शब्दों के बारे में सोचिए। योग्य, समान, ऐसा, उल्टा, तुल्य। पहले इनका काम क्या था? किसी की खूबी बताना या तुलना करना। और अब ये संबंध भी बताते हैं। कमाल है। और अब आते हैं तीसरे स्रोत पर, क्रियाएं। जी हां, एक्शन वर्ड्स। ये दिखाता है कि भाषा कितनी जिंदा है। जो शब्द काम के बारे में बताते थे, वो अब रिश्ता बताने का काम कर रहे हैं। और इसके उदाहरण तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। लिए, मारे, चलते, कर, जाने। सोचिए, हम और आप इन्हें कितनी बार बोलते हैं, पर शायद ही कभी ये ख्याल आता है कि इनकी जड़ें क्रियाओं में हैं। तो इस यौगिक परसर्ग वाली पहेली का जो आखिरी टुकड़ा है, वो आता है क्रिया विशेषण से, यानी उन शब्दों से जो किसी क्रिया के होने का तरीका बताते हैं। जैसे कि पास, पीछे, परे। पहले ये शब्द बताते थे कि कोई काम कहाँ हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, और अब ये संज्ञाओं के बीच भी एक रिश्ता कायम करते हैं। तो हमने सारी अलग अलग शाखाएं देख लीं। अब चलिए इस पूरे वंश वृक्ष को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा पूरा का पूरा वंश वृक्ष, एक ही फ्रेम में। यहां साफ साफ दिख रहा है कि कैसे दो बड़ी शाखाएं हैं, मूल और यौगिक, और फिर यौगिक शाखा कैसे आगे चार और हिस्सों में बंटती है।
संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से और क्रिया विशेषण से बने परसर्ग। ये पूरा का पूरा ढांचा हमें ये दिखाता है कि भाषा के ये छोटे छोटे हिस्से भी एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए। तो इस सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये जो वर्गीकरण हमने देखा, ये कोई रटने वाला सूखा नियम नहीं है। नहीं, ये इस बात का सबूत है कि भाषा एक जिंदा चीज की तरह है, कितनी डायनामिक है, कितनी क्रिएटिव है। वो लगातार बदलती रहती है, खुद को नया बनाती रहती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। अगर शब्द इस तरह से अपना रूप, अपना काम बदलते हैं, तो सोचिए भाषा का भविष्य कैसा होगा। आज के कौन से शब्द हैं जो आने वाले कल में परसर्ग बन जाएंगे? सोचने वाली बात है ना।